हमने इससे प्रीवियस सेशंस में अभी तक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उस रिलेशन के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस किया, और उसी के साथ साथ हमने जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उनके अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, है ना। ये सब बातें जो है हम लोगों ने कल डिस्कस करी है, ठीक है। नाउ अब आगे जो हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट आगे फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, कल हमने जरूरत पड़ा बच्चों अच्छे से समझ कि आपको उसका एप्लीकेशन जरूरत दोनों समझ में आया हो। नाउ अब जब हम बात करते हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स की, तो आपको अब समझ लीजिए अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से बिल्डअप करना है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, खासकर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की तरफ, ये दोनों लॉ ऐसे हैं जिससे पूरी बेसिक थर्मोडायनामिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जिससे पूरी बेसिक थर्मोडायनामिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनमें ये दो लॉ हैं, ठीक है। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इन दो लॉ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बात, तब उसके बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में भी अपने आप में जो 3-4 लेक्चर हैं, तब जाके पूरा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छे से डिटेल से एक एक चीज को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं वापस अपने फर्स्ट डे की डेफिनेशन ले चलता हूं बच्चों, जहां मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि भैया कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की जो है वो एक बाउंड्री होती है, उस सिस्टम की क्या है, एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री के बाहर जो है उसकी सराउंडिंग होती है, ठीक है। और उस सराउंडिंग को भी अगर कोई कवर करता है तो उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। उसकी बात में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये सब कुछ जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर आता है। तो यूनिवर्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करें सिस्टम सराउंडिंग, क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी। अब थोड़ा बच्चों कंसेप्ट में खोने की कोशिश करेगा, ऐसे मत सोचिएगा कि बस चलो मेन चीज पढ़ लें, ध्यान से डूबिएगा इसमें, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि हीट एंड वर्क की जब आप बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं, तो बच्चों आपको बेसिक सी बात पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग जब भी हम बोलेंगे तो हमने आपको बताया था कि देयर विल बी एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन होता है, और ये एनर्जी इंटरेक्शन जो है वो सीमित सिर्फ सिस्टम या सराउंडिंग के लिए नहीं है, उन दोनों में है, दोनों में ये एक्सचेंज होना जो है वो जरूरी है। इसी एनर्जी इंटरेक्शन के दौरान प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या बदलती है, इसी को हमने कहा था थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, है ना, कहा था। तो अब हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर ली कि किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, कैसी कैटेगरी होती है, क्या क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे इस एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में कि अगर ये एनर्जी इंटरेक्शन बोल रहे हैं तो किस तरह का एनर्जी इंटरेक्शन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हीट एंड वर्क की। तो जब यहाँ पे एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें है हमारा हीट एंड वर्क। अब आपको इन दो एनर्जी को ही अच्छे से समझना है बच्चों आज, कि जिस एनर्जी इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब सीधा सीधा है कि हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, ठीक है। तो अभी थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में जब हम एनर्जी इंटरेक्शन बोलते हैं तो उसका अर्थ सीधा सीधा हीट एंड वर्क इंटरेक्शन हो जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब एक एक करके इनको समझेंगे बच्चों, ठीक है, एक एक करके इन चीजों को समझेंगे, समझ आ रही बात। तो नाउ अब जब मैंने सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी इंटरेक्शन बोला, एनर्जी को मैंने बोला ये तो हीट या वर्क होता है, तो याद रखिए मैंने आपको बताया था एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तभी फील होगी किसी सिस्टम की जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, समझ आ रही बात, चाहे वो वर्क हो या हीट हो। तो अभी हम पहले बात करते हैं वर्क की, या सिंपल एनर्जी की बात करो तो एनर्जी में या तो हीट हो या वर्क हो, लेकिन वो तभी एग्जिस्ट करेगी, तभी काउंट होगी आपकी थर्मोडायनामिक स्टडी में जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी। मैंने पहले भी बात बताई आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, एनर्जी इंटरेक्शन इज ओनली कंसीडर व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी। अब चाहे वो अंदर से बाहर जाए सिस्टम में या सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में, कुछ भी हो, लेकिन जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी, ओनली ऑन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम और सिस्टम में एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी। इसीलिए बच्चों एनर्जी हीट हो या वर्क हो, एनर्जी को हम बाउंड्री फिनोमेना ही कहते हैं। इसीलिए एनर्जी इज कॉल्ड एज या नोन एज अ बाउंड्री फिनोमेना। एनर्जी इज अ बाउंड्री फिनोमेना, एनर्जी को बाउंड्री फिनोमेना कहा जाता है सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री में क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और तभी वो कंसीडर किया जाता है। ये मतलब वही बात हो गई कि कुछ भी अगर घर के अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन वो अगर किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पड़ोस में पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस या दुनियादारी को के लिए आप मेहनत तभी करेंगे ना, चाहे आप कितना मर्जी पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत तभी कंसीडर की जाएगी कब, जब आप बाहर निकल के सिलेक्शन देंगे। घर पे बैठे बैठे सिलेक्शन आएगा नहीं, बाहर निकलेंगे, पेपर देने जाएंगे, रिजल्ट आएगा, कहीं नौकरी करेंगे, तब जाके अड़ोस पड़ोस वाले आपके जाने वाले ये मानेंगे, जो सिस्टम से बाहर है वो मानेंगे कि हाँ आपने पढ़ाई की थी, आपने कोई वर्क किया था। नहीं तो अगर कुछ नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर सभी क्या मानेंगे कि देयर विल बी जीरो वर्क। सिंपल सी बात है, बहुत अपने रियल लाइफ में आप कंसेप्ट को लगा सकते हो, ठीक है ना। मैकेनिकल के ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन एनी टॉपिक यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ आल्सो। यही खास बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप जो है जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं करोगे वो वर्क या वो हीट इंटरेक्शन जीरो माना जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इसीलिए इसको एनर्जी को ट्रांजिट भी बोलते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट। तो याद रखिएगा एनर्जी इन इज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जो चलते हुए होता है, इधर से उधर या उधर से इधर, तभी कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है बच्चों जो हम आगे जाके हीट के लिए भी अप्लाई करेंगे और वर्क के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ वो है हमारी स्टेटमेंट जो हम हीट वर्क दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों इंटरेक्शन आपका वर्क से। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका इंटरेक्शन वर्क से। नाउ ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट को, पहले वर्क को पढ़ते हैं फिर हीट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं वर्क। नाउ बच्चों वर्क है क्या, सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे, एनर्जी यूटिलाइज और डेवलप, या तो आप यूज कर रहे हैं या आप डेवलप कर रहे हैं, यूटिलाइज और डेवलप बाय अ फोर्स या बाय थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट। अब ये डेफिनेशन जो मैंने बोली ना बच्चों, ये अप्लाई सब जगह हो सकती है, लेकिन मैं पहले फोर्स वर्ड यूज कर रहा था, मैंने वो नहीं हट लिखा फिर। क्यों? क्योंकि अगर मैं फोर्स लिख दूंगा ना तो फिर ये वर्क एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क हो जाएगा सिर्फ, जबकि वर्क तो कितने तरह के हो सकते हैं ये बताऊंगा मैं किस तरह के, समझ ना। तो मैंने फोर्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं सिर्फ फोर्स लिखूंगा तो ये वर्क किसी पर्टिकुलर टाइप का हो जाएगा, जबकि वर्क दुनिया भर के अलग तरह के होते हैं। कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से कि वर्क और किस किस तरह के वर्क हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बताओ मुझे अलग अलग। कोई वर्क के नाम बताओ, जैसे मैंने एक नाम बोल दिया मैकेनिकल वर्क, अब आप मुझे और वर्क के नाम बताओ, तब तक मैं और चीजें बताता हूं जब तक आप नाम लिखते हो, ठीक है। तो वर्क को हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं, तो एनर्जी मतलब इसकी यूनिट हो जाती है जूल में, और जूल मतलब हो जाता है बच्चों न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर मतलब हो जाता है आपका ml स्क्वायर t - 2, ml स्क्वायर t - 2, क्योंकि ये फोर्स होता है ml t - 2 और इनटू l करेंगे तो ml स्क्वायर t - 2, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अब इसको न्यूटन मीटर जूल में लिखो या किलो न्यूटन मीटर किलो जूल में लिखो, मर्जी है आपकी,
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है ना। वर्क डन अगर हम कहीं पर ज्यादातर थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास, अगर हम कहीं पर वर्क डन पर यूनिट मास लेते हैं तो जनरली हम उसे स्मॉल w से दिखा देंगे, ठीक है, स्मॉल w से। तो उसका अर्थ ये स्पेसिफिक वर्क नहीं बोला जाएगा, इसको वर्क बोला जाता है, वर्क डन पर यूनिट मास दैट विल बी किलो जूल पर केजी। तो बहुत बार हमारा न्यूमेरिकल में खासकर वर्क डन हमें एनर्जी कोई भी हमें किलो जूल पर वर्क में दी होगी, किलो जूल, बिल्कुल बिल्कुल लिखो लिखो जो आपको आता है आप लिखो, फिर मैं बताऊंगा आपको। किलो जूल पर वर्क केजी में दी होगी, किलो जूल पर केजी में दी होगी। तो वहां पे याद रखिएगा, आपको ये देखना होगा कि जो ऑप्शन दिया आंसर वो किलो जूल पर केजी में है या सिर्फ किलो जूल में है। अगर वो किलो जूल पर केजी में है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे एनर्जी होगी किलो जूल पर केजी में वैसी लेनी है। लेकिन अगर वो केजी पर सेकंड में है, नहीं सॉरी किलो जूल में है सिर्फ, तो तब याद रखिएगा आपको मास को मल्टीप्लाई करना होगा, केजी से केजी कट करना होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट जो है वो किलो जूल में दी है या किलो जूल पर केजी में दी है, ठीक है। तो इसकी पहचान यही होती है कि आपको मास देगा हो ताकि आप मल्टीप्लाई कर लें और उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, समझ बात? ठीक है, ऐसे बच्चों हमारी वर्क डन से हम पावर निकालते हैं, तो कोई भी पावर आप डेवलप करते हो तो दैट विल बी वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन अपॉन टाइम से अगर पावर निकालते हो दैट विल बिकम किलो जूल पर सेकंड एंड यू कैन से किलोवाट या फिर सिंपल वाट, ठीक है ना। तो ये तो खैर बेसिक सी बात हो गई। अब नाउ इसी वर्क की डेफिनेशन को बच्चों आपके इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक इंजीनियरिंग के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, वो ये कहता है, खासकर जूल ने जो डेफिनेशन दी है, क्योंकि जूल ने वर्क के बारे में बताया ना, तो जूल ने क्या डेफिनेशन दी है बच्चों? जूल ने कहा है कि वर्क को हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई वर्क हो रहा है तो अगर मैं उसमें कोई वेट लपेट दूं तो वो वेट को रेज कर देगा। जैसे कि जूल ने ये कहा कि अगर कोई भी मेरा सिस्टम है, जूल ने ये कहा कि अगर मेरा कोई भी सिस्टम है उसके बाहर वर्क आ रहा है, वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो एक शाफ्ट के वर्क के रूप में आ रहा है, तो उसने कहा एक शाफ्ट मान लीजिए घूम रही है तो ये वर्क हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें एक वेट लपेट दूं, ऐसे ये वेट है मान लीजिए, ये वेट लपेट दूं तो क्या होगा, ये शाफ्ट अगर घूमेगी तो ये वेट को जो है वो ऊपर लिफ्ट करेगी। तो वो ये कहता है कि कोई भी सिस्टम वर्क वो वर्क तभी कहलाता है जब उसका इफेक्ट जो है सोल इफेक्ट वो एक वेट को लिफ्ट करने का काम आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शाफ्ट को घुमाने का काम आता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे जूल के हिसाब से डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन क्या बनती है, दैट इज वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, दिख रहा है हल्का तो नहीं हो रहा पेन, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट मतलब एक लौता इफेक्ट, ठीक है ना, सोल इफेक्ट्स मतलब समझ लीजिए कंप्लीट इफेक्ट, समझ लीजिए ओवरऑल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, अभी डेफिनेशन को दोबारा बता दूंगा मैं, एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कंपेयर टू लिफ्ट द वेट या इज यूज्ड टू लिफ्ट द वेट, ठीक है ना, कैन बी यूज्ड टू रेज द वेट, या ये भी बोलते हैं कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। नाउ वेरी गुड, सबके आंसर मुझे मिल गए, बहुत अच्छा समझे, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है जूल ने ये कहा कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को हम तभी मानेंगे कि सिस्टम ने वर्क किया है जब वो अपने बाहर सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल टू द सिस्टम किसी वेट को लिफ्ट कर सके, बस सिंपल सी बात। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि भैया हम अगर सिस्टम के अंदर कुछ चला रहे हैं जिससे हमारी शाफ्ट घूम रही है तो वो शाफ्ट अगर मैं कोई वेट टांगता हूं तो वो वेट को लिफ्ट करता है, तो ये समझ लीजिए एक वर्क हो रहा है, मतलब किसी फोर्स को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये वर्क क्या हो रहा है, ये वर्क जो है वो हो रहा है, समझ किसी लोड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब एक वर्क हो रहा है, ये बोला उसने, ठीक है ना। तो ऐसे में उसने बोला कि ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वर्क एज अकॉर्डिंग टू द जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो इस डेफिनेशन को मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, रटनी नहीं आपको डेफिनेशन, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये चीज पूछी जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू द जूल्स डेफिनेशन ऑफ वर्क इज, तो वो आपको अलग अलग डेफिनेशन दी होगी, सही होगी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात नहीं। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए यहां पे वर्क के साइन कन्वेंशन को क्या माना जाता है, साइन कन्वेंशन मतलब होता है कि जब आप वर्क यूज करेंगे तो वर्क में क्या क्या साइन आप लेंगे। तो याद रखिएगा अगर कोई सिस्टम है और हमने सिस्टम को वर्क दिया है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि सिस्टम को वर्क देना क्या होता है, जैसे पंप को चलाना पड़ता है, पंप खुद तो नहीं चलता, पंप को चलाना पड़ता है, कंप्रेसर को चलाना पड़ता है, जनरेटर को ये सब क्या चलाने पड़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वर्क देना पड़ रहा है। तो मतलब दैट इज कॉल्ड, जब सिस्टम पे वर्क होता है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो ऐसे में वर्क को बच्चों नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव मतलब वर्क खर्च हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। ऐसे ही जब सिस्टम वर्क करके देता है हमें, वो सिस्टम है और सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया हो तो दैट वर्क इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव वर्क, इसको हम पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। और इसको डेफिनेशन और भी बच्चों, दीज आर कॉल्ड, जो सिस्टम वर्क यूज करते हैं उसको हम कंज्यूमिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इट कंज्यूम वर्क, इट कंज्यूम वर्क, ठीक है ना। और इसको हम लोग जो सिस्टम वर्क दे रहे हैं इसको वर्क डेवलपिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इट डेवलप्स वर्क, या प्रोड्यूसिंग भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस वर्क भी लिख सकते हो, कंज्यूम की जगह प्रोड्यूस, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, इट प्रोड्यूस वर्क, समझ में आई बात, ठीक है, समझ गए। साइन सबको पता है, साइन बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं आप, तो इसको आप यूज करते होगे आगे जहां भी हम यूज करेंगे। तो इसलिए इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, एग्जांपल हो जाते हैं जैसे पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, ये सब क्या है, वर्क, क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग जैसे इंजन हो गया, टरबाइन हो गया, ये क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग है, ये वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर हो गया, ये वर्क को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंजन भी वर्क दे रहा है करके, केमिकल रिएक्शन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, समझ आ रही है बात, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं बच्चों, वर्क के बारे में और जानते हैं अभी। देखिए अब वर्क किस किस तरह के होते हैं बच्चों, ये जानना भी जरूरी है। जैसे मैंने आपसे पूछा तो यहाँ पे बच्चों ने अलग अलग टाइप से बहुत सारे आंसर दिए, बहुत अच्छे आंसर दिए, तो वो भी समझ लेते हैं हम वर्क किस टाइप के होते हैं। तो याद रखिए क्या आंसर दिए पढ़ लेते हैं बच्चों के, इलेक्ट्रिकल वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क, हाइड्रोलिक वर्क, कंप्रेशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क, स्प्रिंग वर्क, फ्लूइड वर्क, काइनेटिक वर्क, प्रेशर वर्क, मॉलिक्यूलर वर्क, एक्सेलरेशन वर्क, हाइड्रोलिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सारे आपने आंसर दिए, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने, ऐसी बात नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छे आंसर दिए। नाउ अब देखिए, अब अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बोलता हूं बच्चों, तो भले ही हमें थर्मोडायनामिक्स में तो सिर्फ एक ही टाइप का वर्क लेना है, बट फिर भी मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए अपनी आपको बता देता हूं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हमारे होते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, तो वर्क बच्चों कोई भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कहीं कैटेगरी दैट इज वी हैव इलेक्ट्रिक वर्क, तो इलेक्ट्रिक वर्क मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक वर्क मतलब हो जाता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वोल्टेज डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक वर्क किसकी वजह से होगा, देयर विल बी अ डिफरेंस इन वोल्टेज, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो कोई सर्किट है जिसमें आपका ये रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन वोल्टेज, वोल्टेज का कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और ये कोई रेजिस्टेंस है आर। तो ऐसे में वर्क क्या होगा बच्चों, तो दैट वर्क विल बी V × I ∆T,
जो भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा, V इंटू आई डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड वर्क। अगर मैं सेकंड बोलूं, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क बोला, वैसे बच्चे ने मैकेनिकल वर्क बोला। मैकेनिकल वर्क किसे बोलेंगे, जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे हमारे सिस्टम में, क्योंकि मैकेनिकल वर्क क्या होता है, जिसमें कोई भी फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है। मान लीजिए इसमें मैंने फोर्स लगाया और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से यहां पहुंचा दिया, तो देयर विल बी अ फोर्स एंड देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहां पे dx का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे जो वर्क हो रहा है, दैट वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मान लीजिए 1 स्टेज से 2 स्टेज तक हो रहा है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 से 2 तक, कितना ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो दैट इज मैकेनिकल। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, इंजन में पिस्टन जो डिस्प्लेस होता है, तो वो भी मैकेनिकल वर्क में आ जाता है हमारा, ठीक है ना? इसलिए हम लोग थर्मोडायनामिक्स में मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, बट वर्क और भी है। जैसे मैंने भी आपको कहा, थर्ड हम लोग एक अलग कैटेगरी बना देते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बाउंड्री वर्क। एक कैटेगरी ये भी बना देते हैं, जबकि ये कैटेगरी इसी के अंदर आती है मैकेनिकल वर्क के अंदर। क्यों, अभी देखते हैं। बाउंड्री वर्क ये मैंने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया। बाउंड्री वर्क कहता है कि मान लीजिए कोई पिस्टन है, इस पिस्टन को सिलेंडर के अंदर हम डाल दें, ठीक है, और यहाँ से हमारा गैस प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, और उस गैस प्रेशर की वजह से मान लीजिए पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो गैस जो प्रेशर डेवलप होगा, वो गैस प्रेशर पिस्टन को पुश करेगा और पिस्टन जो है वो आगे डिस्प्लेस करेगा अपनी नई पोजीशन में, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो dx है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो याद रखिए, ऐसे में वर्क जो हम बोलेंगे, दैट वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया इनटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, dv बोलते हैं हम, dv, दैट इज कॉल्ड वर्क। और ये प्रोसेस अगर 1 से 2 हो रही है, तो वी कैन से दैट इज pdv 1 से 2। तो मुझे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्क है हमारा, वो कुछ इस टाइप का वर्क है, pdv वर्क। आगे देखो वहीं से है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कोई अलग नहीं, मैंने किसी का पार्ट है, बट ये है, ये थर्मोडायनामिक के हिसाब से लिखा है हमने, दैट इज कॉल्ड पीडीवी वर्क। तो याद रखिएगा बच्चों, इस पीडीवी वर्क को हम एक नाम और जानते हैं इसको, क्योंकि इस पूरे पीडीवी में हमारा जो कंट्रोल रहता है, वो रहता है बच्चों कंट्रोल मास। कंट्रोल मास मतलब यहां पे मास का फ्लो नहीं होता, ओनली एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है? मास का कोई फ्लो नहीं होता, सिर्फ एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों इसको नॉन फ्लो वर्क भी बोला जाता है। याद है नाम, नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क किसे बोलते हैं बच्चों, जो कि सिस्टम के होता है क्लोज सिस्टम। याद रखिए, इसको क्लोज सिस्टम वर्क भी बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम वर्क। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पीडीवी को करते समय हमने कोई लॉसेस नहीं लिया, कोई फ्रिक्शन नहीं लिया, है ना? हमने कोई फ्रिक्शन नहीं लिया कि डिस्प्लेसमेंट के दौरान कोई फ्रिक्शन होगा, तो ऐसे में इसको हम रिवर्सिबल वर्क भी बोलते हैं बच्चों। तो इसलिए इसको रिवर्सिबल वर्क भी बोला जाता है। रिवर्सिबल की डेफिनेशन बताइए ना, जहां फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर ना किया जाए, दैट टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्क। दैट टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्क। समझ में आई बात? ठीक है, तो दैट नॉन फ्लो वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क, रिवर्सिबल वर्क जब भी बोलेंगे तो इसको हम लोग पीडीवी को बोलेंगे। अभी पीडीवी के बारे में और पढ़ेंगे भाई। जैसे कि अब अगर मैं पीडीवी के बारे में और पढ़ता हूं थोड़ा सा, तो मेरे ये समझ में आता है कि अगर मैं कहीं पर भी प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम को बनाऊं, पीवी डायग्राम को, तो मैं अगर इस पीडीवी को देखता हूं, तो मेरे समझ में आता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रही है, किसी प्रेशर पे, पी प्रेशर पे कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, v1 से v2, v1 से v2 कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि इस पी प्रेशर पे जितना भी ये वॉल्यूम चेंज हुआ, उसके अंदर जितना भी ये एरिया आ रहा है, दैट इज द क्लोज सिस्टम वर्क। यही तो क्लोज सिस्टम वर्क है, यही तो हमारा पीडीवी वर्क है बच्चों, है ना? जो ये एरिया आया है वही तो हमारा पीडीवी वर्क। इसीलिए आज से ये भी ध्यान रखेगा कि क्लोज सिस्टम वर्क हम कभी भी निकालेंगे कहीं पर, क्लोज सिस्टम पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, रिवर्सिबल वर्क, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज equal to the area under curve in PV diagram tracing on volume side। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, वो कह रहा है कोई भी क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क हमेशा इक्वल होगा एरिया अंडर कर्व, जो भी कर्व के अंदर एरिया आएगा जब किसी पीवी डायग्राम में प्रोसेस को वॉल्यूम वाली साइड में ट्रेस किया जाएगा। ट्रेसिंग ऑन वॉल्यूम साइड, ये याद रखिएगा, वॉल्यूम वाली साइड में ट्रेस किया जाएगा, तो इस तरह के वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, बाउंड्री वर्क ही होता है, इम्तियाजी बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो इस तरह के वर्क को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के वर्क को हम ऑलवेज हमेशा दैट इज वी कॉल इट एज अ क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल वर्क। वी कॉल इट एज अ क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल वर्क, अंडरस्टैंड? तो हियर इन पीवी डायग्राम जैसे हमने प्रोसेस को ट्रेस करके यहाँ पे एरिया अंडर रीजन देखा है, ऐसे ही इन पीवी डायग्राम में वी कैन ड्रॉ डिफरेंट प्रोसेसेस। हम डिफरेंट प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे, उसके एरिया अंडर रीजन देखेंगे, तो वो सब हमें क्या बताएगा? हमें क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल वर्क बताएगा, है ना? दैट ऑलवेज टेल अस द क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल वर्क, अंडरस्टैंड? नाउ देखो, इतना मेन बातें हमने पता चला, ये मैंने किसके बारे में बताया? बाउंड्री वर्क के बारे में। दैट्स व्हाई इन थर्मोडायनामिक्स द बाउंड्री वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि पूरी थर्मोडायनामिक्स में हम लोग यूज ही यही टाइप का वर्क जो है वो करने वाले हैं। समझ में आई बात? नाउ ऐसे ही और भी वर्क है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही वर्क है, जैसे बच्चों ने अलग नाम बताए थे उनके बारे में भी बताता हूं आपको, ठीक है ना? ऐसे ही और भी वर्क है, लेकिन उससे पहले जब हमने ये पढ़ ही लिया है, तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ ले वर्क के बारे में, एक वर्क के लक्षण जो है और पढ़ ले। क्या कि आपने अभी देखा कि एरिया अंडर कर्व इन पीवी डायग्राम जो है वो हमें बाउंड्री वर्क बता रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पीवी डायग्राम में अगर प्रोसेस ये हो रही है 1 से 2, तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा? ये वाला, तो वर्क ये बताएगा बच्चों, इसका एरिया जो है वो वर्क होगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी पीवी डायग्राम में प्रोसेस 1 से 2 ऐसे हो रही है, 1 से 2 सीधे ना होने की जगह ऐसे हो रही है, तो मतलब एरिया अंडर कर्व जो है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, भाई एरिया अंडर कर्व ये वाला हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है? अगर 1 से 2 कोई प्रोसेस ऐसे हो रही है, तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व ऐसा हो जाएगा, फिर समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर प्रोसेस को होने का पाथ बदलता है, तो एरिया अंडर कर्व भी बदल जाता है, इसका मतलब वर्क भी बदल जाता है, तो मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड हो गया, जबकि 1 और 2 पॉइंट जो है वो सेम है। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी में अगर 1 और 2 पॉइंट सेम थे, है ना? हाँ, बच्चा पूछा है प्रिंस की सर वॉल्यूम साइड में क्यों ट्रेस किया? बेटे इंटीग्रेशन देखो ना किसका है, इंटीग्रेशन वॉल्यूम का है, प्रेशर का नहीं। तो जिसका चेंज लेंगे उसी की साइड पर ट्रेस करेंगे ना, जिसका चेंज ही नहीं लेंगे उसकी साइड ट्रेस क्यों करेंगे? समझ रहे? ट्रेस कर वही करा जाता है जिसका चेंज लिया जाता है, वॉल्यूम का चेंज है तो वॉल्यूम साइड ट्रेस करेंगे, है ना? समझ बात? तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा, यहां पे आप साफ देख सकते हैं कि वर्क जो है, इसको मैं और अच्छे डायग्राम दिखा दूं आपको, कि मान लीजिए मैं वर्क जो है थोड़ा ऐसा डायग्राम दिखा दूं, डायग्राम आपको बुक में दिखेगा कि मान लीजिए कोई 1 से 2 प्रोसेस है हमारी, जो ए पाथ के थ्रू हो रही है, जनरली इस डायग्राम से शो करता है, बच्चों को कहीं पर शो करना भी कंसेप्ट ऐसा डायग्राम बनेगा, 1 से 2 का प्रोसेस ए पाथ के थ्रू, और ऐसे ही 1 से 2 कोई प्रोसेस हो रही है बी पाथ के थ्रू। तो अब आप साफ देख सकते हैं बच्चों कि वर्क जो 1 से ए पाथ के थ्रू हुआ है, उसका एरिया अंडर कर्व डिफरेंट है,
है ना, उसका एरिया अंडर कर्व डिफरेंट है, और जो वर्क 1 से b पाथ के थ्रू हुआ है उसका एरिया अंडर कर्व डिफरेंट है ना। तो जिसकी वजह से साफ पता चलता है कि दैट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ के बदलने से बदल जाता है, जबकि इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। तो दैट मींस क्या कंक्लूजन निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है बच्चों कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वर्क एक पॉइंट फंक्शन नहीं है। और अगर वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ बच्चों ये हो जाता है कि वर्क थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो याद रखिएगा, वर्क कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब आपने कहा था कि सर एनर्जी भी प्रॉपर्टी है क्या, तो मैंने कहा था भैया सब एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरनल एनर्जी को प्रॉपर्टी कह सकते हो, लेकिन वर्क को प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। वर्क भी एनर्जी है, तो इसलिए ये मत लिखो कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फ्यू एनर्जीज आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फ्यू एनर्जीज आर नॉट। तो उसमें एक वर्क है बच्चों जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, तो दैट मींस वर्क इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। वर्क जो है वो एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। तो अगर वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, वर्क थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वर्क है क्या? तो वर्क है अमरिंद्र बाहुबली। मतलब वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, हाईलाइट कर दीजिएगा, जितने रंग से हाईलाइट कर सकते हो उतने रंग से हाईलाइट कर दीजिएगा। दैट इज कुछ इस तरह से कि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कल के दिन पे प्रॉपर्टी को तो फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी रिवर्सिबल पास से हो रही है या इरिवर्सिबल पास से हो रही है, लेकिन वर्क को बहुत फर्क पड़ता है। वर्क में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत फर्क पड़ता है, वर्क में फ्रिक्शन होगा तो बहुत फर्क पड़ता है। समझ बात? तो इसलिए वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इट चेंजेस विद चेंज इन पाथ। ठीक है, वर्क जो है वो पाथ के बदलने से बदलेगा। समझ आ रही बात बच्चों? तो जनरली आपको बाउंड्री वर्क की पढ़ाए जाते हैं, वो तो मैं ऐसे ही आपको और वर्क भी पढ़ा रहा हूं। तो मेनली जो मैंने यहाँ पे बातें बताई, यही सब आपको वर्क के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी क्लियर। अभी सब ये पॉइंट लास्ट में समराइज भी करेंगे हम, क्या हमने वर्क के बारे में जाना, ये सब लास्ट में समराइज भी करेंगे। बट मैं आपको तब तक और वर्क के बारे में बताता हूं। ये तो मैंने बाउंड्री वर्क के बारे में मेन बातें बताई आपको, ठीक है ना। और वर्क के बारे में जान लो। और वर्क क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें न्यूमेरिकल में देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइप वर्क इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अभी लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रल डिफरेंशियल वाला पॉइंट लिखेंगे अभी। ठीक है ना। और क्या वर्क होते हैं हमारे? जैसे हम ग्रेविटेशनल वर्क बोलते हैं बच्चों। कितने वर्क लिखे? 3 लिखे थे हमने, 2 लिखे थे। इससे पहले कितने वर्क लिखे हमने? 2 लिखे, 3 लिखे, चलो जितने भी लिखे। एक ग्रेविटेशनल वर्क होता है बच्चों। ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है हमारा कि मान लीजिए हम कहीं वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने फोर्स लगाया, ठीक है ना, वेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम वर्क क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन 1 से 2 f इनटू डी जेड। डी जेड क्या होगा? वो हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, जिस हाइट से जिस हाइट हम उछाल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज द हाइट डिफरेंस। तो वर्क यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है बच्चों? जैसे पहले वाले इलेक्ट्रिक वर्क में देखा था, वर्क हमारा किसके बराबर था? पोटेंशियल डिफरेंस के। ऐसे इसमें आप देखोगे वर्क किसके बराबर है? दैट इज योर डी जेड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, वहां वोल्टेज डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक वर्क में वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? अगर मैं f को mg पुट करूंगा यहाँ पे, तो mg z1 माइनस mg या z2 माइनस mg z1, ऐसे तो लिखा जाएगा ये। तो इसका मतलब वर्क इधर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं, कहीं पर अगर वर्क की डेफिनेशन में कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में जो है आपको कुछ इस टाइप का वर्क दिया या उस टाइप का वर्क बोला है, तो वो वर्क को आप लिख लें, वो वर्क को आप लिख लें, थर्ड है नहीं, वो वर्क को आप लिख लें, इसलिए आपको लिखा जा रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने बोला था यहाँ पे क्या? एक्सेलरेशन वर्क। एक्सेलरेशन वर्क वो है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में या फिजिक्स में। एक्सेलरेशन वर्क व्हाट इज कॉल्ड? f इक्वल टू m है ना, दैट इज कॉल्ड f इक्वल टू m है। तो f इक्वल टू m कह सकते हो वर्क। ठीक है ना, अब इसको वर्क निकालूं, फोर्स इक्वल टू m कह सकते हो, तो वर्क क्या हो जाएगा? f इनटू डिस्प्लेसमेंट ds 1 to 2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं w इक्वल टू f इक्वल टू m है। ठीक है, m लिख सकते हैं, f इक्वल टू m है, m क्या हो जाएगा? m इनटू ds, m इनटू ds। ठीक है, ds मतलब अभी मैं इंटीग्रेशन चलता रहेगा, ds को मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट को dv इनटू t लिख सकते हैं, vdt मतलब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं w इक्वल टू ma vdt। ठीक है, ma या तो ऐसा कर लो, इसे लिख लो, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहले तो पेन बदल लो। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, मास को ऐसा रहने दो 1 से 2, मास को ऐसा रहने दो, बाहर डबल की मास को, एरिया एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ds को हम क्या लिख सकते हैं? vdt लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 1 से 2 w इक्वल टू m vdv 1 से 2। तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? v स्क्वायर बाई 2। तो w इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट पुट कर दो, v2 स्क्वायर बाई 2 v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। अब इसे मैं थोड़ा सा और खोल के देखूं तो क्या बन जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एक्सेलरेशन वर्क हमारा किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वी कैन से w इक्वल टू, इन दिस केस w इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसी मजे लेने वाले प्रूफ है, कोई ऐसा कहते हैं कि ग्रेविटेशनल वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये हम सिंपल कह सकते हैं, कोई ऐसी समझ नहीं। सर बाउंड्री वर्क में आपने लिखवाया रिवर्सिबल वर्क तो किया, इरिवर्सिबल वर्क नहीं होगा क्या? सर बाउंड्री वर्क में आपने लिखवाया रिवर्सिबल वर्क तो की, वर्क तो क्या इरिवर्सिबल वर्क नहीं होगा? समझा नहीं बेटा मैं इम्तियाज क्या बोल रहा हूँ? भाई वर्क तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमने बाउंड्री वर्क में सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए रिवर्सिबल लिखा, याद रखिए क्लोज सिस्टम के लिए रिवर्सिबल लिखा। लेकिन अगर कहीं इरिवर्सिबल होता है तो वर्क बदल जाएगा, तभी तो बोला था वर्क ये नहीं रहेगा पीडीवी, तब वर्क बदल जाएगा, समझ इतना लिखा। लेकिन अगर आप कहीं पर वर्क पीडीवी लिखते हो तो वो सिर्फ रिवर्सिबल वर्क है। ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं ना आप? ठीक है ना, तो ये फर्क है बच्चों, समझ बात, ये फर्क है। ठीक है, ऐसे ही एक स्प्रिंग वर्क बच्चे ने बोला था, स्प्रिंग वर्क क्या होता है बच्चों? kx स्क्वायर, ये सेम हाफ mv की जगह पे वही आ जाएगा बच्चों। अगर मैं वर्क kx लिख रहा हूं तो kx भी सिंपल क्या होता है? स्प्रिंग वर्क जिसे बच्चे ने कहा था, दैट इज फिफ्थ वन कह सकते हैं। स्प्रिंग वर्क अगर आप कहीं यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? कोई स्प्रिंग लगा है जिसकी स्टिफनेस k है, जिसकी स्टिफनेस k है, और उसमें कोई फोर्स लगने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x का आता है। मान लीजिए x का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 ले लो, और इधर में स्टिफनेस जो है वो आपकी k है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 हो जाता है। ठीक है, समझ रही बात? और स्टिफनेस जो है वो अगर मैं अलग अलग स्प्रिंग या सेम स्प्रिंग की बात, मैं अभी सेम स्प्रिंग की बात करूं, सेम स्प्रिंग में आपकी इतने लोड पे डिस्प्लेसमेंट x1 है फिर x2 है, ऐसे करके। तो अगर आप यहां पे भी देखोगे बच्चों तो कोई अलग वर्क नहीं है, dw इक्वल टू f इनटू डिस्प्लेसमेंट dx 1 से 2 आप देखते हो, और f क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू kx। बस ये यहां पुट कर दोगे तो k x dx 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे भी सेम क्या हो जाएगा? हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हो दैट इज इक्वल टू सम स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है मटेरियल में वर्क। ठीक है ना, तो यहां पे बच्चों आप ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दे सकते हो। मैं वापस आ रहा हूं अपने बाउंड्री वर्क की तरफ। ठीक है ना, फ्रिक्शन एंड अदर लॉसेस को ले लिया तो वर्क इरिवर्सिबल। बिल्कुल, अगर कहीं पर भी आपने बच्चों लॉसेस ले लिए तो वर्क इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल वर्क नहीं है। अभी मैंने कहा कि जब आप सिर्फ पीडीवी लिख रहे हो तभी वो रिवर्सिबल वर्क है, बाकी नहीं, बाकी टाइम वो रिवर्सिबल वर्क नहीं है।
जब आपकी ये कहीं टर्म यूज करेगा ना, रिवर्सिबल वर्क, आइडियल वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क, तब आप उसे मान लीजिएगा दैट इज अ पीडीवी, बाकी टाइम नहीं। क्लियर है? समझ में आई बच्चों बात इतनी? अब आप ऐसे में वर्क के जो भी हमने खास पॉइंट पढ़े वो सब आप लिख सकते हो बच्चों, जो भी हमने खास पॉइंट पढ़े वो सब वर्क के खास पॉइंट आप लिख सकते हो। क्या क्या थे वो खास पॉइंट, दोबारा से बोलते हैं एक बार, ठीक है, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक तरह से आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए दोबारा बोलता हूं मैं, वर्क जो है, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना। फटाफट लिख देता हूं बच्चों एक बारी में, बाउंड्री फिनोमेना। वर्क जो है बाउंड्री फिनोमेना है। वर्क इज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब हमेशा चलते हुए स्टेज में है, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है ना? जिसमें हमने क्या पॉइंट बोला था, वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इसी से एक बात याद आई थी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है उनका डिफरेंशियल भी एग्जैक्ट होता है, तो इसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब वर्क इज इनएग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट का उल्टा होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि जब भी आप प्रॉपर्टी में डिफरेंशियल बोलते हैं एग्जैक्ट, तो उसका मतलब उस प्रॉपर्टी का चेंज आप हमेशा डी से दिखाते हैं, डी, डीटी, डीवी, डीपी, है ना। लेकिन जब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं इसका मतलब डिफरेंशियल कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम डेल से दिखाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा नोटेशन क्या होगी वर्क की, हमेशा वर्क की नोटेशन हमेशा या तो डेल डब्ल्यू ऐसे करके कहलाएगी, या फिर डेल और यहां पे क्रॉस करके डी क्रॉस करके डब्ल्यू ऐसे करके कहलाएगी। तो या तो आप वर्क ऐसे लिख सकते हैं या वर्क ऐसे लिख सकते हैं। आप डी डब्ल्यू करके लिखते हैं थर्मोडायनेमिक में, तो ये गलत माना जाता है, बिकॉज़ इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क एक पाथ फंक्शन है। लास्ट चीज, अ क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल, अ क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अब ऐसे लिखेंगे तो समझिए आप, पीडीवी। ठीक है, आप हमेशा एक क्लोज सिस्टम वर्क पीडीवी ऐसे लिखेंगे। अगर कोई कर्व चेंज हो रहा है 1 से 2 तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो सिंपल पीडीवी लिख सकते हैं। और पीडीवी अगर कहीं पर एग्जैक्ट है वैल्यू 1 से 2 तो पीडीवी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये क्या थी बेसिक बातें जो वर्क की आपको जाननी थी। समझ गया? नाउ अब देखो, अगर आप वर्क के बारे में ये खास बातें, वर्क की हाई ग्रेड अभी बात करेंगे, जो हाई ग्रेड एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझने के लिए कि वर्क एक हाई ग्रेड है कि नहीं, ये समझने के लिए आपको अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है, समझ, जब तक आपको दूसरी एनर्जी का पता नहीं है तब तक वो बोल नहीं सकते, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, वर्क डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है ना? नाउ अब बात करते हैं बच्चों हम सेकंड एनर्जी इंटरेक्शन की। ये हमने बेसिक इंटरेक्शन की बात करी, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड एनर्जी इंटरेक्शन की, व्हिच इज कॉल्ड हीट। इसकी भी बात समझ लीजिए ढंग से पहले, ताकि हम दोनों को कंपेयर भी कर सकें। ठीक है, अभी मैं आपसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर भी करिएगा मुझे, मैंने वैसे जिक्र किया है पहले भी। नाउ अब जैसा मैंने वर्क की बात करी वैसे ही मैं बात करता हूं हीट की। ठीक है, जैसे वर्क जो है वो हमने देखा वर्क डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वर्क में जो फोर्स है उस फोर्स के बैलेंस की वजह से, डिफरेंस इन फोर्स की वजह से। तो जैसे वर्क इज ड्यू टू डिफरेंस इन फोर्स, हीट इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर। एनर्जी व्हिच ट्रांसफर ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेंपरेचर देन द एनर्जी विल बी फ्लो। एनर्जी जो है वो तभी फ्लो करेगी जब देयर विल बी अ डिफरेंस इन टेंपरेचर। अब यहां पे जब मैं हीट की बात करता हूं, सिंबल हमारा क्यू होता है हीट, जिसको हम ये देखते हैं तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आती है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। देखो सिंपल सी बात है, समझने की। जैसे कि मैंने क्या बोला कि हीट फ्लो ही तब करेगी जब देयर विल बी अ टेंपरेचर डिफरेंस। जब यहां पे क्या होगा, कुछ टेंपरेचर डिफरेंस होगा, हीट तभी जो है वो फ्लो करेगी। अब टेंपरेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी, लेकिन टेंपरेचर डिफरेंस किसमें, किसी बॉडी में, किसी मास में। ठीक है ना, कोई बॉडी और मास में टेंपरेचर डिफरेंस होगा तभी फ्लो करेगी, तो देयर विल बी अ मास। तो हीट इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, सब मास होना चाहिए। मान लीजिए कोई फ्यूल लेके आए, फ्यूल को आपने जलाया तो उसमें से हीट निकलेगी बाहर, क्योंकि बाहर टेंपरेचर कम है तो उसमें से हीट फ्लो करना शुरू करेगी। तो देयर विल बी अ मास, उसी हिसाब से हीट निकलेगी। मास अगर 1 किलो है तो हीट भी 1 किलो के जलने के बाद निकलेगी। मास अगर 2 केजी है तो 2 केजी के हिसाब से निकलेगी। ठीक है ना? क्या हीट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। हां, अभी वो डिफरेंस बात करते हैं बच्चों, अभी टेंशन ना लें आप इसकी। ठीक है, तो जब हम इसे इक्वेट और बैलेंस करते हैं बच्चों, तो देयर विल बी अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। देयर विल बी अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो यहां पे फार्मूला बनता है Cm डेल्टा टी, या mcdt बोलते हैं जनरली से हम। ठीक है ना, mcdt, या डेल्टा टी को dt भी बोल सकते हैं, वी कैन राइट आल्सो mcdt, ऐसा भी हम लोग जनरली यही यूज करेंगे हम लोग। अब ये C क्या है बच्चों, याद रखिए, C इज अ स्पेसिफिक हीट। बहुत अच्छे समझिएगा स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा टी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हम 1 किलो मास, 1 केजी मास का, कोई 1 केजी मास लेते हैं, उस 1 केजी मास को हम 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर उसका राइज करते हैं, उस 1 केजी मास का हम 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो हीट डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये 1 पुट किया, ये भी 1 पुट किया, तो जो हीट डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन क्या बनी, द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, याद रखिए बच्चों, दो तरह की डेफिनेशन है, एक होती है हीट प्रोड्यूस, एक होती है हीट रिक्वायर्ड। यहां पे हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, प्रोड्यूस होती है जैसे कैलोरीफिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर मैं किसी चीज को जलाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सर अभी उल्टा बोला इसलिए दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को जलाता हूं तो उसके जलाने से जो हीट निकलती है वो उस बॉडी की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। अगर मैं किसी चीज को जलाना चाहता हूं, उसको जलाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 केजी ऑफ गैस। ठीक है, 1 केजी ऑफ गैस के 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज करने के लिए जितनी हीट जरूरत है उसी को हम लोग जो है वो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 केजी ऑफ गैस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय, हाँ ठीक है ना, हीट नीडेड बोलो, रिक्वायर्ड बोलो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 केजी ऑफ अ गैस टू रेज इट्स टेंपरेचर, गैस टू रेज इट्स टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाने के लिए किसी 1 किलो गैस को जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना, जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट के जलवे जरूर समझिएगा बच्चों। ठीक है ना, हीट को हम लोग, अपने बोला क्या कि इतनी हीट देनी पड़ेगी तो स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब हीट को देने के दो तरीके हैं बच्चों। ठीक है, हीट को देने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा।
heat can be transfer, heat can be transfer, heat can be transfer by two ways. ठीक है, हीट को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं यहाँ पे, हीट कैन बी ट्रांसफर बाय टू वेज. तो देयर आर टू वेज थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसफर द हीट. तो एक तरीका है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर एंड अदर वे इज कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो क्लियर है. तो दो तरीके हैं अपने पास जहां से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं. वन इज कांस्टेंट प्रेशर, अदर इज कांस्टेंट वॉल्यूम. अब कैसे क्रिएट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले ये देख लीजिए. सर 1 किलो भी बोल सकते हैं मतलब. ठीक, देखो मान लीजिए मैंने कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, उसमें मैंने पिस्टन लिया एंड देयर इज अ गैस. ये पिस्टन है एंड देयर इज अ गैस. ठीक है, यहां पे भी मैंने सेम ऐसे लिया, पिस्टन सिस्टम लिया, सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर लिया और देयर विल बी अ पिस्टन. यहां पे भी मैंने पिस्टन लगाया और यहां पे मैंने कोई गैस रख दी. अब मैं दोनों सिस्टम को हीट दे रहा हूं बच्चों. एक को हीट दे रहा हूं मैं कांस्टेंट प्रेशर पे और एक को हीट दे रहा हूं मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अब बच्चा ये सिंपल पूछता है कि सर दोनों में तो सेम ही कंडीशन है, कांस्टेंट प्रेशर कैसे हुआ. तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं. पिस्टन इज फ्री टू मूव. पिस्टन जो है वो मूव करने के लिए फ्री है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम यहाँ पे टेंपरेचर राइज करेंगे तो उससे प्रेशर राइज होगा. जैसे ही प्रेशर राइज होगा पिस्टन चला जाएगा, प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा. भाई एक्सपेंशन होगा, पिस्टन मूव करेगा, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया बच्चों. ठीक है, नाउ यहाँ पे समझ गया कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, बाय फ्री द पिस्टन. पिस्टन को फ्री करके प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, हम पिस्टन को मूव नहीं करने दे रहे हैं, जिससे क्या हुआ वॉल्यूम फिक्स हो गया. कांस्टेंट वॉल्यूम करना है ना, तो पिस्टन इज फिक्स्ड, तो जिससे क्या हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम. समझ गया ना. तो उधर पिस्टन को फ्री करके प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, इधर पिस्टन को फिक्स करके वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, अब दोनों में हमने जो है वो हीट का ट्रांसफर किया, यहाँ भी हीट दी, यहाँ भी हीट दी. ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे दी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी. अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं बच्चों, तो जैसे ही हमने हीट दी, हो क्या रहा है उस हीट से सबसे पहले इस गैस का टेंपरेचर राइज हो रहा है ना. यहाँ का क्या होगा, टेंपरेचर राइज होगा. अब टेंपरेचर राइज होने से क्या होगा, ये ऊपर को धकेलेगा और पिस्टन मूव करेगा. पिस्टन मूव. ठीक, जिसकी वजह से उस हीट से यहाँ पे दो काम हुए. एक हीट हुई टेंपरेचर राइज के लिए यूज, दूसरा यहाँ पे पिस्टन मूव हुआ. पिस्टन मूव. ठीक, टेंपरेचर राइज मतलब हीट के टेंपरेचर राइज के लिए हीट गई तो क्या होती है, सेंसिबल हीट बोलते हैं उसे. सेंसिबल हीट प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ना पिस्टन का, डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, बाउंड्री वर्क समझ सकते हैं. तो मतलब जो भी हीट आपने दी है उस हीट से इधर दो काम हुए हैं बच्चों. एक सेंसिबल हीट ट्रांसफर हुई है, कुछ मतलब आपने 1000 जूल दी है तो उसमें से मान लीजिए 300 जूल जो है वो टेंपरेचर को राइज करने में यूज हुई है और बाकी बची हुई जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ है, बाकी बची हुई का वर्क हुआ है. लेकिन अगर आप इसकी जगह पे यहां देखो तो यहां जब हमने हीट दी है तो क्या हुआ है, यहां पे भी टेंपरेचर राइज होगा. भाई गैस का टेंपरेचर राइज हुआ तो सबसे पहले यहां पे भी टेंपरेचर राइज हुआ. लेकिन यहां पे पिस्टन फिक्स है तो जिसकी वजह से पिस्टन क्या मूव नहीं कर पाया. भाई पिस्टन फिक्स है, स्टॉपर लगे यहां पे, पिस्टन को फिक्स है तो पिस्टन मूव नहीं हुआ, तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट. पिस्टन फिक्स, याद रखिएगा. यहां पे मैंने पिस्टन मूव बोला है, यहां मैंने पिस्टन फिक्स बोल दिया. दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना, वेरी गुड. ठीक है, नहीं दिख रहा तो देख लेते हैं, दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है. पिस्टन फिक्स. तो अब ऐसे में मैं ये बोलूं बच्चों कि यहां क्या हो रहा है, यहां हीट जो है वो सेंसिबल हीट बन रही है, मतलब सेंसिबल हीट में यूज हो रही है और साथ साथ जो है वो पिस्टन फिक्स होने से नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट. तो मतलब यहां हीट जो है वो सारी की सारी हीट सिर्फ टेंपरेचर को राइज करने में यूज हो रही है बच्चों. लेकिन यहां पे जो हीट है वो टेंपरेचर को राइज करने के साथ साथ वर्क को करने में भी यूज हो रही है. समझ रहे? दैट इज द मेजर डिफरेंस, जिसको हम ये कह सकते हैं, है ना. दैट इज द मेजर डिफरेंस, जिसको हम साफ ये कह सकते हैं बच्चों क्या, कि अगर हम यहां देखें तो ये बात हमारे साफ समझ में आती है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. समझ में बात क्या. स्पेसिफिक हीट में क्या बोला बच्चों कि 1 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी. तो अब यहां पे आपने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब मैं हीट दे रहा हूं तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर आराम से राइज करेगा. क्यों, क्योंकि वो हीट कहीं और यूज नहीं हो रही है, वो सिर्फ टेंपरेचर को राइज करने में यूज हो रही है. तो ऐसे में थोड़ी सी हीट देके ही वो 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज कर जाएगा. लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे देखूं बच्चों, तो अगर मैं यहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे देखूं तो जब मैं हीट दे रहा हूं तो यहां पे हीट टेंपरेचर भी राइज कर रही है और साथ साथ वर्क भी करा रही है. तो जिसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज होने में मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि हीट तो कुछ और काम में भी लग रही है. समझ में आ रही है बच्चों बात, समझ में आ रही है बात. तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि हीट रिक्वायरमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायरमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हीट की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट रिक्वायरमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. समझ में आ रही है बच्चों बात. ठीक है, थोड़ा सा मैं खिसका देता हूं आपका कैमरा भी, आपको और कॉर्नर तक दिख जाए, ऐसा लगे आपको कि कुछ कट रहा है. ठीक है ना. तो इसका मतलब बच्चों आप साफ यहां पे ये समझ सकते हैं कि जब भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो अब यार हीट ट्रांसफर, ये बात कहां तक जाएगी, ये बात सीधा ऑटो डीजल साइकिल जब आईसी इंजन पढ़ोगे वहां तक जाएगी. इसलिए मैंने कहा कि पीछे के कंसेप्ट जो है वो सब आगे आपके काम आएंगे. ठीक है, पीछे के कंसेप्ट जो है वो सब आगे आपके काम आएंगे. तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि जब भी हम कहीं सी की बात करेंगे, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के. तो दैट्स व्हाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी. सीपी जो है हमेशा सीवी से बड़ा होता है. सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी. समझ में आई बच्चों बात, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, समझ आई बात. ठीक है, नाउ क्लियर हो गया हीट के बारे में. एक और चीज पता चल गई हीट के बारे में. नाउ अब आप हीट के बारे में जब बात कह रहे थे, अब आप जब हीट के बारे में जो बात कह रहे थे तो अब ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि हीट में
यूनिट हीट की बात है, यूनिट बच्चों वही किलो जूल या जूल हम लोग कहेंगे, किलो जूल बोलो या जूल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वही न्यूटन एनर्जी है तो एनर्जी यूनिट सेम ही रहती है बच्चों, ठीक है। अगर आप सी की बात करोगे तो सी में हो जाती है Q अपॉन m डेल्टा T, तो इसका मतलब किलो जूल पर केजी केल्विन आप कह सकते हो, किलो जूल पर केजी केल्विन आप कह सकते हो, ठीक है। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, किलो जूल मतलब ml² t - 2 t - 2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ml² t - 2, ml² t - 2 अपॉन l, तो ml t - सॉरी अपॉन m, तो l² t - 2, तो बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l² t - 2 थीटा - 1, याद नहीं रहता बच्चों जनरली। टेंपरेचर के लिए बच्चों हम लोग थीटा यूज करते हैं, टेंपरेचर के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं, तो ये था किलो जूल, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, ml² t - 2 अपॉन m इनटू थीटा, तो m से m कट गया, l² t - 2 इनटू थीटा - 1, क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो डायमेंशनल यूनिट सबकी साथ साथ बनाते जाना बच्चों, ताकि अपने आप ही आपको चीजें याद भी होती रहें, क्लियर है, ठीक है ना। तो यही सब चीजें जो है वो हमें हीट में भी देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। तो यही सब जो हमने बात करी यही हमें हीट में देखने को मिलती है। इसी वे में हम लोग अगर हीट की बारे में और समझते हैं तो हमें यही सेम एनर्जी वाले पॉइंट यहाँ भी आएंगे बच्चों, कि हीट भी जो है वो एक क्या है, हीट भी जो है वो एक बाउंड्री फिनोमेना है, हीट भी जो है वो एक ट्रांजिएंट फंक्शन है, हीट भी जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसको मैं कंबाइन लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंबाइन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब आपको कभी भी पूछेगा कि सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, बताओ बच्चों हीट एंड वर्क में सिमिलरिटीज क्या क्या है, फटाफट बताओ ताकि याद भी होता रहे आपको। पहला पॉइंट, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, दोनों ही जो है वो बाउंड्री फिनोमेना है, दोनों ही बाउंड्री पे मेजर होते हैं, बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे तो दोनों का ही कोई वजूद नहीं है, जब तक घर की आग बाहर ना निकले तो वो आग ही क्या है ना, तो दोनों ही क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोथ आर इन ट्रांजिएंट फंक्शन, तो बोथ आर इन ट्रांजिएंट फॉर्म, मतलब क्रॉस करते हुए रहते हैं बाउंड्री को हमेशा, ठीक है। बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की ही नोटेशन जो है, नोटेशन कुछ इस तरह रहेगी कि एक को हम डेल क्यू बोल रहे हैं तो दूसरे को डेल डब्ल्यू बोल सकते हैं, या इसको डेल क्यू बोल रहे हैं तो इसको डेल डब्ल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। बोथ आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दोनों ही जो है वो बोथ आर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दोनों ही जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉइंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, समझ आएगा। बोथ आर नॉट पॉइंट फंक्शन और इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट मतलब वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट मतलब क्या होता है, पॉइंट है ना भाई, स्टेट मतलब पॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है, तो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, समझ आए बात, तो दोनों ही जो है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। नाउ अब मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों डिसिमिलरिटीज की, तो डिसिमिलरिटीज को अभी वैसे डिस्कस करना उतना बेटर नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी थोड़ा सा मैं डिसिमिलरिटीज की बात कर लेता हूं, क्योंकि डिसिमिलरिटीज को समझने के लिए भी आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। डिसिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क फिर भी लिख देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों इकट्ठे लिखा रहा हूं इसलिए पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इस बाद में। तो डिसिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क की डिसिमिलरिटीज बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम डिसिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क बोलते हैं तो याद रखिएगा, अब ये पॉइंट थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं लेकिन आगे हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस बात को, लेकिन अभी लिख रहे हैं हम लोग कि वर्क को जो है पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हीट को हम पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है बच्चों, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टिबल टू हीट, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टिबल टू हीट, ठीक है, कन्वर्टिबल इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टिबल, बट हीट जो है वो पूरी तरह से कन्वर्टिबल नहीं है, कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टिबल टू वर्क, ठीक है, टू वर्क कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला पॉइंट, अब इसी पॉइंट पे बात आती है, अब क्यों नहीं कर सकते बच्चों, वो भी बात बताएंगे, मैं अभी सेकंड लॉ के आसपास पढ़ोगे तब आपको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे वापस कि ऐसा कन्वर्ट क्यों नहीं। वैसे आपके पास ढेरों एग्जांपल ऐसे जहां आप देख सकते हो कि इंजन से निकली हुई हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वर्क से निकली हुई जो चीज है, सॉरी वर्क से निकली हुई जो भी फ्रिक्शन और वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इंजन में जाती हुई हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ हीट जो है लॉस हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो जिसकी वजह से हम लोग अभी आगे कुछ और पॉइंट भी पढ़ेंगे, इसको मतलब फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हीट इज कंसीडर एज अ, हीट इज टेकन एज अ लो ग्रेड एनर्जी, हीट को हम एक लो ग्रेड एनर्जी का दर्जा देते हैं क्योंकि वो कन्वर्टिबल नहीं है ना, लो ग्रेड एनर्जी, एंड वर्क इज टेकन एज अ हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क को हम एक हाई ग्रेड एनर्जी का दर्जा देते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना। नाउ दूसरा डिफरेंस बताएं, हीट ट्रांसफर मैंने बताया बच्चों, डिफरेंस क्या है, हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से, वर्क ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या फोर्स डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस, व्हेयरएज वर्क ट्रांसफर इज ड्यू टू पोटेंशियल या फोर्स डिफरेंस, आप लिख सकते हो, ठीक है, ड्यू टू लाइक लिखना पड़ेगा, ड्यू टू पोटेंशियल और फोर्स और प्रेशर कुछ भी बोलो, इन सबके डिफरेंस के वजह से वर्क ट्रांसफर होता है, हाइट के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल में आ गया वो, समझ गया ना, ठीक है ना। तो इन सबके डिफरेंस की वजह से आपका देखने को मिलता है। नाउ अब दूसरी चीज बच्चों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बताएगा मुझे, किसी को भी अगर आइडिया हो कि एक और पॉइंट क्या हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा पसंद है पॉइंट, ठीक है ना, क्या कि कोई भी, जैसे कि अगर मैं सिंपल खड़ा हूं या कोई सिस्टम सिंपल खड़ा है, ठीक है, तो उस सिस्टम के अंदर मेरे अंदर से अगर मान लीजिए मैं कहीं नहीं मूव कर रहा हूं तो क्या भी मैं बोलूंगा मेरा वर्क कितना, तो आप बोलोगे जीरो, मैं बोलूंगा मेरा वर्क ट्रांसफर कितना, आप बोलोगे जीरो, जब मैं बोल रहा हूं तभी वैसे ही पूछूंगा, मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बोलूंगा मेरा वर्क ट्रांसफर कितना, आप बोलोगे जीरो, लेकिन बोलूंगा हीट ट्रांसफर कितना, ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर हो ही रहा है, तो मतलब एक स्टेशनरी सिस्टम हीट तो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन वर्क ट्रांसफर नहीं कर सकता, समझ रहे ना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, माय वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट, कभी भी आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो सबसे पहले ये डिफरेंस मार दीजिएगा, ठीक है ना, दैट इज अ स्टेशनरी सिस्टम कैन ट्रांसफर हीट बट नो वर्क कैन बी ट्रांसफर, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है नो वर्क कैन बी ट्रांसफर, अगर कोई स्टेशनरी सिस्टम है ड्यू टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क जीरो है,
ठीक है ना, समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। बट हीट जो है वो ट्रांसफर करी जा सकती है, समझ आ रही बात, ठीक है ना, समझ आ रही बात। नो, एक और चीज़ बच्चों, एक और चीज़ है, इस पर भी अभी बात करेंगे, वैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि किसी हीट को अगर मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को बाद में समझाऊंगा आपको अभी आगे, कि अगर आप देखोगे ना कि अगर मैं कहीं पर वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं एक सिंगल प्रोसेस से ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे पूरी साइकिल चाहिए होती है, एक प्रोसेस नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस चाहिए होती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा है कि हीट तो आप कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं अगर सिंपल हाथ को भी रगड़ूं तो हीट निकल रही है हाथ से, है ना, हीट निकल रही है। लेकिन क्या मैं कुछ भी ऐसा जिसको मैं सिर्फ हीट दूं और वर्क निकल जाए, ऐसा नहीं ना, साइकिल होनी चाहिए, वर्क देने के लिए साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप चाहें तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें कि कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट कैन बी डन बाय अ सिंगल प्रोसेस, बट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कैन ओनली बी डन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस और बाय अ साइकिल, समझ आ रही बात, कैन बी डन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस और अ साइकिल, क्लियर है, ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों। ये भी हम एक डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताएं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस जो हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे, क्लियर है बच्चों। तैयार हो जाइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को लगता है अभी कम है सर, कम है, और बताएं, तो वो तो कोई बात नहीं, वो भी देखते हैं, उसका भी टाइम आएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा ना, ठीक है, ये रटा नहीं पड़ा होगा फिर देखना आप, तो इसलिए तैयार हो जाइए। आज क्या है, आज है डे, आज है डे वेडनेसडे। फ्राइडे को आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगा, और दैट टेस्ट इज नॉट अ, ये वैसा टेस्ट नहीं रहेगा आपका कि मजे से आपने रिटर्न दे दिया नंबर ले आए, ये रहेगा ओरल टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा, बट ऑन फ्राइडे वी विल मेक श्योर दैट कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा बात, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर ये समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छा लेवल आप लोग को, तो मैं भी लेवल को रेज करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।